आज हमारा भूगोल में ये सेकंड क्लास है। एक क्लास हमारा हो चुका है भूगोल के अंदर। पहला चैप्टर का जो भूगोल है आपका संसाधन में एक क्लास मैं ले चुका हूँ और आज ये हमारा सेकंड क्लास है, दूसरा क्लास है। ठीक है, आज के क्लास में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। इसके बाद एक और लाइव क्लास हम लेकर आएंगे जिसमें इसके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे जो एग्जाम से संबंधित है, एग्जाम में पूछे जाएंगे, उस क्वेश्चन को हम आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए सबके पास लाइव का लिंक जो है शेयर कर दीजिएगा आप लोग ग्रुप में। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हम पढ़े थे, पिछले क्लास में संसाधन पढ़े थे। संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, कौन सा संसाधन किस काम आता है, ये सारी चीज हम क्लियर कर चुके हैं पिछले क्लास में। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि संसाधन, उसमें से एक टॉपिक बचा है संसाधन। स्थिति के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, हम पीछे के क्लास का रिविजन यहाँ पर नहीं कराएंगे, पीछे क्लास का रिविजन। आवाज जा रहा है? आप मैसेज कर सकते हो, उधर से मैसेज करिए, आवाज जा रहा है? आवाज में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हम उधर का जो भी हम पढ़े थे पिछले क्लास में वो यहाँ पर हम चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो और भी ज़्यादा समय लगेगा। उस वीडियो का आप लोग देख लीजिएगा और उसकी चर्चा फिर पूरे चैप्टर की चर्चा हम शॉर्ट में करेंगे जब क्वेश्चन लेकर आएंगे तब। ठीक है, अभी हम देखते हैं विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को 4 भागों में खंडित किया गया, बांटा गया है। ठीक है, 4 भाग कौन कौन से है? पहला है हमारा संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर, थोड़ा सा यहाँ पर लाइट है लेकिन फिर भी चलेगा। हम यहाँ पर बोल रहे हैं तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर पहला क्या है हमारा संभाव्य संसाधन। ठीक है, संभाव्य संसाधन क्या होता है? तो यह एक विशेष क्षेत्र में मौजूद होता है। संभाव्य संसाधन क्या होता है? तो संभाव्य संसाधन एक विशेष क्षेत्र में मौजूद होता है और इसका उपयोग अभी तक नहीं हुआ है, इसका उपयोग भविष्य में होने की संभावना, यानी कि इसका उपयोग भविष्य में होने वाला संसाधन है। मतलब इसका उपयोग हम लोग भविष्य में करेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ये सब क्या है? संभाव्य संसाधन है। संभाव्य संसाधन मतलब क्या? जिसकी संभावना, उपयोग में लाने की संभावना है। तकनीकी आधार पर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम उसको संसाधन योग्य यानी अपने योग्य बनाएंगे, वह संसाधन संभाव्य संसाधन कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत भारी इसका डेफिनेशन नहीं है, बहुत ईजी है। दूसरा क्या है? विकसित संसाधन। तो वैसा संसाधन जिसका विकास हो चुका है, विशेष क्षेत्र में विकास हो चुका है, जिसका लाभ हम उठाते हैं, वह विकसित संसाधन कहलाता है। जैसे हमारे क्षेत्र में उपयोगी, जैसे जिसका हम मार कर सकते हैं, या कोई फैक्ट्री या कोई संसाधन, चूना पत्थर हो गया, इस सब का ये क्या विकसित संसाधन के अंतर्गत में आ जाएगा। भंडार संसाधन, जिसका भंडारित किया गया है, यानी कि अभी उसका उपयोग नहीं करना है, उसका उपयोग हम लोग आगे भविष्य में करने वाले हैं, इसलिए उसका भंडार करके रखें, तो वह भंडार संसाधन कहा जाएगा। ठीक है, जैसे खनिज पदार्थ हो जाएगा, ये कुल भंडार संसाधन के अंतर्गत आएगा। अगला है संचित कोष संसाधन। संचित कोष संसाधन क्या होता है? तो जिसका संचय किया जाए। ठीक है, जिसका संचय किया जाए, तकनीकी आधार पर, तकनीकी सेवा के आधार से जिसका संचित किया जाए, संचय किया जाए, वह संचित कोष संसाधन कहलाता है। तो ये था आपका उसमें संसाधन के पार्ट्स ऑफ संसाधन में से कुछ था थोड़ा सा, तो ये आप यहाँ पर हम थोड़ा सा बता दें इसको। ठीक है, अब नीचे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, संसाधन नियोजन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए भी और हमारे देश के लिए भी, हर चीज के लिए भी यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। संसाधन नियोजन हम लोग समझने वाले हैं कि संसाधन नियोजन है क्या और इसका क्या काम है या क्या होता है। संसाधन नियोजन मतलब क्या होता है? ध्यान समझिएगा। संसाधन नियोजन मतलब संसाधन को बचाना। संसाधन नियोजन का क्या अर्थ हुआ? संसाधन को बचाना। ध्यान समझिएगा, संसाधन नियोजन का सीधा सीधा अर्थ हुआ संसाधन को बचाना। तो हमारे देश में संसाधन नियोजन क्यों जरूरी है? तो देखिए, कोई भी देश हो, हमारा देश हो या कोई भी देश हो, विश्व का कोई भी कंट्री हो, उसमें संसाधन नियोजन के द्वारा ही देश विकास कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। अन्यथा संसाधन नियोजन नहीं रहेगा तो वह देश आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि संसाधन ही देश को महान बनाता है, देश के लोगों को महान बनाता है, क्योंकि संसाधन से ही हम आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है, इसका नियोजन करके, नियोजन मैंने कि बचा कर, यानी कि सीधा
सीधी इसका हम डिफिनेशन देंगे कि संसाधन नियोजन क्या है। तो संसाधन नियोजन एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जिसके सहायता से हम अपने संसाधन को सोच समझकर एक विशेष तरीका से उपयोग में लाते हैं, वह संसाधन नियोजन कहलाता है। हमारे देश के विकास के लिए संसाधन का नियोजित होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, देखिए कुछ ऐसे भी पदार्थ, कुछ ऐसे भी है जहाँ एक ही प्रकार के संसाधन है, संसाधन तो है लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है उचित मात्रा। हमारे देश में बहुत सारे संसाधन है लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है, उसका उपयोग जैसे चाहिए वो उस तरीका से नहीं कर रहा है, फिर भी हमारा देश क्या है, गरीब है। संसाधन होने के बावजूद भी गरीब है क्योंकि हम उस संसाधन का सही ढंग से उपयोग नहीं करें। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास संसाधन है तो संसाधन का दुरुपयोग भी करते हैं, सदुपयोग भी करते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में हम बाइक ले लेते हैं, तो बाइक हमारे लिए क्या है, एक संसाधन है। संसाधन आपको बताया कि कोई भी वस्तु जो हमारी सहायता करे, जो हमारे मदद करे, वह संसाधन कहलाती है। तो बाइक भी हमारे लिए क्या है, एक संसाधन है। तो बाइक का हम अपने काम के लिए यूज करें, तो इसका यूज करें तब तक तो ठीक है, लेकिन इसका मिस यूज करें तो यह हमारे लिए क्या हो जाएगा, संसाधन नियोजन का खंडित, मतलब हम क्या करें, संसाधन नियोजन को खंडित कर रहे हैं। ठीक है, मतलब करने का अर्थ हुआ कि हम कोई भी संसाधन का उपयोग उतना ही समय तक करें जितना कि जरूरी है, उससे अधिक ना करें, क्योंकि संसाधन को बचाना हमारे देश को आगे बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, कुछ हम लेते हैं यहाँ पर कि कुछ जगह है जहाँ पर कौन कौन से संसाधन प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। ये एग्जाम को लेकर आपको हम लिखे हैं, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा कि कौन से कहाँ पर है। ठीक है, जैसे झारखंड और मध्य प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ तीनों जगह में प्रचुर मात्रा में आपको क्या मिलेगा, खनिज और कोयला, दो चीज मिलेगा। झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यहाँ पर आपको खनिज लवण और कोयला प्रचुर मात्रा में मिल जाएगा। ये आपको याद कर लेना है कि खनिज लवण और कोयला के हमारे देश में सबसे प्रमुख स्रोत झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। ठीक है, दूसरा चीज बिहार में क्या है, चूना पत्थर है और पायराइट है। बिहार में चूना पत्थर, बिहार में आपको ज्यादा मात्रा में क्या मिल जाएगा, चूना पत्थर और पायराइट मिल जाएगा। यह हमारे संसाधन है जो हम इसका तकनीक के सहायता में लाकर इसका उपयोग हम करते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जल संसाधन है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में प्रचुर मात्रा में क्या है, जल संसाधन पाया जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे बिहार में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो हम कहेंगे हमारे बिहार में प्रचुर मात्रा में चूना पत्थर और पायराइट पाया जाता है। ठीक है, ऐसे बताएंगे। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन आपको मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में जल, ये आपको छोटा सा चीज है, आपको दिमाग में रखना है, इसे याद कर लेना है। ठीक है ना, कि झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में प्रचुर मात्रा में क्या मिलेगा, तो खनिज और कोयला मिल जाएगा आपको, और बिहार में चूना पत्थर पायराइट मिलेगा, और अरुणाचल प्रदेश की बात करें हम तो क्या मिल जाएगा, जल संसाधन मिलेगा। ठीक है, इसकी हम चर्चा करेंगे, ये एक पूरा चैप्टर है जल संसाधन, नेक्स्ट चैप्टर, इसके आगे वाले चैप्टर में इसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये दो आपको मिल जाएगा राजस्थान में। राजस्थान में आपको क्या मिल जाएगा, सौर ऊर्जा मतलब तेज सूर्य की तेज रोशनी, और पवन ऊर्जा तेज हवाएं मिल जाएगा, जिसकी सहायता से हम इसके तकनीकी उपयोग में लाकर इससे हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, या इससे हम ऊर्जा उत्पन्न करके पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या राजस्थान को चला सकते हैं। ठीक है, ये राजस्थान आपका हो जाएगा। लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर संसाधन के रूप में आपको संस्कृति विरासत में मिली है। ध्यान से समझिएगा कि लद्दाख को संस्कृति जो है, सभ्यता और संस्कृति विरासत में मिली है, इसलिए लद्दाख संस्कृति और सभ्यता ये भी एक संसाधन के माध्यम में, मतलब संसाधन क्या है आपको मैं बता चुका हूँ पिछले क्लास में कि संसाधन क्या है, संसाधन जिस चीज का हम उपयोग करते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी होता है, वही हमारे लिए संसाधन कहलाता है। ठीक है, देखिए स्थानीय स्तर पर हम बात करें तो संसाधन के समायोजन, समायोजन मतलब का इसका गठन, संसाधन के समायोजन का अर्थ हुआ कि 5 आदमी 10 आदमी मिलकर यदि इस पर बात करें कि इस चीज को बचाना है, इसको कैसे यूज करना है, तो उसको हम समायोजन कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे कहा जाए कि किसी बात को लेकर, किसी चीज को लेकर मीटिंग करना एक प्रकार का संयोजन कहलाता है। तो हम यदि संसाधन को लेकर मीटिंग करें, संसाधन को लेकर बात करें, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए संयोजन हो जाएगा। ठीक है, हम संतुलन, संतुलन मतलब का उसे नियम के आधार पर चलाना कि वो काफी लंबा समय तक चले। जैसे एग्जांपल के रूप में हम ले लें, पेट्रोल भी एक संसाधन है
और पेट्रोल डीजल पेट्रोलियम ये सारी चीज क्या है, एक संसाधन है। जो एक कोयला भी एक संसाधन है जो एक निश्चित समय तक है, मतलब क्या एक खत्म होने वाले संसाधन है। इसका उपयोग हम एक निश्चित समय तक कर सकते हैं, या भविष्य में एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे, और इसे बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। आपको पता होगा कोयला हो गया, ये पेट्रोलियम हो गया, इसे एक बार बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, और उस चीज का हम उपयोग कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में कर देते हैं। ठीक है, तो यदि इस तरह इसका हम उपयोग करते रहे, इसका दोहन करते रहे, तो यह भविष्य में आगे चलकर हमारे लिए एक समस्या उत्पन्न कर देगा। यानी कि हम जो चीज को आज देख रहे हैं, पेट्रोल को, डीजल को, हमारे आने वाले पीढ़ी इस चीज को नहीं देख पाएंगे। इसलिए हमें संसाधन का नियोजन करना जरूरी है। संसाधन को नियोजित करने के लिए समायोजन और संतुलन दोनों जरूरी है। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि हम उतना ही काम करें जितना हमें जरूरत है। ठीक है, जितना हमें आवश्यकता, अति आवश्यक है, उतना ही हम उसका उपयोग करें। कोई भी संसाधन हो, या खत्म होने वाला हो या खत्म नहीं होने वाला हो, दोनों संसाधन का हम उतना ही उपयोग करेंगे जितना हमें जरूरी है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, संसाधन का नियोजन या संसाधन नियोजित संसाधन कहते हैं। और इस चीज को हम इस चीज को कैसे कर सकते हैं, समायोजन और संतुलन की सहायता से कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के लिए संसाधन नियोजन अनिवार्य आवश्यक है। यानी समायोजन और संतुलन बनाए रखने के लिए संसाधन का नियोजित बहुत ही जरूरी है। यानी संसाधन का नियोजन कब होगा, जब हम संयोजन और संतुलन दोनों बनाए रखेंगे तो संसाधन का नियोजन हो सकता है, अन्यथा संसाधन का नियोजन करना संभव नहीं है। ठीक है, संसाधन नियोजन, हम बोलते हैं संसाधन नियोजन कि इस चीज का तो संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन को बचाना संसाधन नियोजन कहलाता है। इसका अवसर दोहन नहीं करना संसाधन नियोजन कहता है। बोलना बहुत आसान है, लेकिन संसाधन नियोजन एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। क्योंकि हमें जिस वस्तु की, जिस संसाधन की लत लग गई है, उसे कम किया जा सकता है, कठिन परिश्रम करके कम किया जाता है, लेकिन छोड़ना नामुमकिन है। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपको बाइक की लत लगी है। ठीक है, आप बाइक से ही कहीं पर भी जाते हैं, कोई भी काम इसी के सहायता से करते हैं, और बाइक आपसे ले लिया जाए, आपको एक साइकिल दे दिया जाए, तो हम बता रहे हैं आपको कि कुछ ही लोग होंगे जो साइकिल पसंद करेंगे लेना और बाइक छोड़ना। ठीक है, लेकिन इसमें आपको 99% लोग मिल जाएंगे जिसको ये अच्छा नहीं लगा। भले वो साइकिल चला सकते हैं, लेकिन ये उनको पसंद नहीं होगा, क्योंकि उनको लत लग चुकी है कि इसका तो संसाधन बाइक का। ठीक है, तो इस तरह संसाधन का नियोजन करना एक जटिल प्रक्रिया हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा। संसाधन नियोजन के सरकार के प्रथम पंचवर्षीय योजना, यानी संसाधन को नियोजित करने के लिए सरकार ने भी कई योजनाएं चलाई, जिसमें से एक योजना आती है प्रथम पंचवर्षीय योजना। और हमारे देश के अभी बहुत बड़े राज्य जहां पर संसाधन को प्रचुर मात्रा में होने के बावजूद भी हमारा देश क्या है, पिछड़ा हुआ है। हमारे देश में बहुत सारे संसाधन है, अनंत संसाधन है, जिससे हमारे देश को पता कितना संसाधन है हमारे देश में। ठीक है, फिर भी हमारा देश गरीब है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में संसाधन होने के बावजूद भी हम उस संसाधन को नियम कानून के अनुसार नियोजित करके, संयोजन करके नहीं चलाते हैं। ठीक है, क्योंकि उस संसाधन का संयोजन करने हमें नहीं आता है, उस संसाधन का उपयोग करने नहीं आता है, जिस कारण संसाधन होते हुए भी हमारा देश क्या है, आज भी गरीब है। ठीक है, आ रहा समझ में ना। अब आइए सबसे पहले हम समझते हैं संसाधन का संरक्षण। संरक्षण मतलब बचाव, संसाधन का संरक्षण। ध्यान दीजिएगा, संसाधन के संरक्षण के लिए कुछ यहाँ पर डॉट्स लिखे हैं छोटे छोटे, हम आप लोग इसे देखिए। संसाधन का संरक्षण, सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधन की अहम भूमिका होती है। ध्यान दीजिएगा, सभ्यता और संस्कृति का विकास करना हो तो संसाधन की अहम भूमिका होती है। संसाधन की सहायता से हम संस्कृति और सभ्यता का विकास कर पाते हैं। ठीक है, दूसरा चीज क्या है कि बिना समझे संसाधन का उपयोग आर्थिक स्थिति को क्षति पहुंचाती है। यानी कि हम बिना सोचे समझे संसाधन का उपयोग करें तो हमारे आर्थिक स्थिति को क्षति पहुंचाती है, यानी कि हमारी आर्थिक स्थिति पर उसका असर पड़ता है। इसलिए हमें कोई भी संसाधन का उपयोग सोच समझकर ही करना चाहिए, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति बनी रहे, आर्थिक स्थिति की परंपरा चलती रहे। ठीक है, तीसरा डॉट्स लिखे हैं, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि संसाधन
संरक्षण से आप क्या समझते हैं, संसाधन संरक्षण होता क्या है? तो संसाधन संरक्षण संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग, विवेकपूर्ण मतलब क्या? संसाधन का सोच समझकर उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, संसाधन का सोच समझकर उपयोग करना उसे संसाधन संरक्षण के नाम से हम जानते हैं। याद समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत संसाधन संरक्षण में? ध्यान समझिएगा, एक बार और बताते हैं। संसाधन संरक्षण में क्या होता है? सभ्यता और संस्कृति के विकास के लिए संसाधन का संरक्षित होना आवश्यक है। संसाधन की अहम भूमिका होती है। बिना समझे संसाधन का उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारी आर्थिक स्थिति को क्षति पहुंचेगी। और तीसरा चीज क्या है कि संसाधन का सोच समझकर उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है, यानी संसाधन का बचाव कहलाता है। ठीक है, हम सोचना कब शुरू करते हैं? जब हमारे पास संसाधन की कमी होने लगती है, तब हम सोचना शुरू करते हैं। यदि इस चीज को हमारे कमी से पहले ही, जब हमारे पास प्रचुर मात्रा में है और तभी हम इसका उपयोग करने से पहले सोचने लगे, तो वह हमारे लिए कभी भी कमी नहीं होगी, उसकी कमी नहीं होगी हमारे जीवन में। लेकिन जब हम सोचते कब है? जब हमें संसाधन की कमी होने लगती है, संसाधन की मात्रा कम हो जाती है, तब हम सोचना शुरू करते हैं। ठीक है, इसे एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई वस्तु है, बहुत ज्यादा मात्रा में है। ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे? तेजी से, जैसे कि मान लीजिए कि कुछ समय पहले अभी प्याज बहुत ज्यादा महंगा हुआ था, तो यदि हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में प्याज है, तो हम उसका क्या करेंगे? अनाधुन उपयोग करेंगे। मतलब क्या? आप देखे होंगे कि उस समय जब प्याज बहुत ज्यादा महंगा हुआ था, तो एक प्याज में 2 दिन 3 दिन तक काम चलाना पड़ता था। लेकिन अभी प्याज बहुत सस्ता है, तो अभी एक दिन में 10 प्याज 20 प्याज इस तरह आधा किलो 2 किलो यूज कर लेते हैं ना। उस समय एक प्याज काफी हो गया था, क्योंकि उस समय उसकी कमी हो गई थी। तो उस समय यही चीज को कि आज हम इस चीज को बचाएं, तो यह हमारे भविष्य में कभी कमी नहीं होगी। यदि आज इस चीज को नहीं बचाएंगे, तो यह हमारे लिए कमी उत्पन्न कर देगी। तो समझ में आ गया? यानी संसाधन का संरक्षण क्या है? तो संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन का संरक्षण कहता है। संसाधन का सोच समझकर उपयोग करना ही संसाधन का संरक्षण कहा जाता है। ठीक है, आइए इस पर हम कुछ महान लोगों की बात कर लेते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी के विचार। ठीक है, महात्मा गांधी के विचार की बात कर लेते हैं। इन्होंने संसाधन के संरक्षण पर क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। महात्मा गांधी के विचार क्या थे? याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, फिर भी बता देते हैं कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। इन्होंने यह कथन इसलिए कहा था कि हमारे देश में जितने भी नेता विधायक या अन्य जो लालची लोग हैं, वो क्या करते हैं? संसाधन का दोहन करते हैं। क्यों? संसाधन का लाभ उठाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना पेटी भरने के चक्कर में रहते हैं। पेटी का मतलब क्या? उस संसाधन को बेचने, उस संसाधन को दोहन करके पैसे कमाने के चक्कर में रहते हैं, जिससे पैसा कमा तो लेते हैं लेकिन संसाधन का दोहन कर देते थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी ने कहा कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत अनंत संसाधन है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। हम उसे पेटी बेच नहीं सकते, दोहन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मेघा पाटेलकर क्या मेघा पाटेलकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया। क्यों? संसाधन संरक्षण के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया। किसने? मेघा पाटेलकर ने। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि मेघा पाटेलकर के द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन। या ऐसे पूछ सकता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया? तो मेघा पाटेलकर ने। ठीक है, पाटेलकर ने। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा क्या थे? तीनों ने चिपको आंदोलन चलाया था संसाधन को बचाने के लिए। पेड़ पौधा को बचाने, आपको पता होगा पेड़ पर चिपको आंदोलन तो पढ़ा ही होगा। पेड़ पौधों को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया था? चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। चिपको आंदोलन चलाया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसमें औरतों को औरतें पेड़ से चिपक जाते थे कि पेड़ को काटने से पहले हमें काटिए। वो चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे हिस्ट्री के चैप्टर में। ठीक है, संदीप पांडे ने वर्षा जल का संग्रह किया। वर्षा से जल आया, उस जल का इन्होंने बड़े बड़े गड्ढा बनाकर संग्रह किया, उसे संरक्षित किया। उसके सहायता से सिंचाई वगैरह सब काम होने लगे, जिससे हमारे संसाधन की बचत होने लगी। हमारे जो जल संसाधन है उसकी काफी मात्रा में बचत है। ठीक है, स्वार्थ और लालची लोग की हम बात कर ले तो स्वार्थ और लालची लोग जो होते हैं वह क्या करते हैं? संसाधन का दोहन करते हैं, संसाधन को बेचते हैं और संसाधन को बेचकर उससे अपना काम चलाते हैं, अपना पेटी भरते हैं और इस उन्हें
मतलब ये नहीं समझते कि संसाधन के दोहन से हमारे भविष्य में कितना ज़्यादा आर्थिक खतरा आ सकता है, बिना सोचे ही उसका उनको तो क्या चाहिए, अपने स्वार्थ से मतलब है, अपने लालच से मतलब है, इसलिए वो संसाधन का अनाधुन दोहन करते हैं, उसका उपयोग उचित समय के लिए नहीं करते हैं, उसे बेचते हैं। तो यह उनके लिए हमारे देश के आर्थिक व्यवस्था के लिए सबसे बेकार सिद्ध होता है, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था खराब हो जाती है ऐसे लोगों के कारण। ठीक है, जैसे कि गांधी जी थे, तो गांधी जी कुछ विचार लाए थे। जैसे हमारे देश में जब गांधी समय में मशीनों का उपयोग होना शुरू हुआ था, यानी हमारे देश में मशीन आया था, मशीन की सहायता से उत्पादन शुरू किया गया था, हर चीज में मशीन का उपयोग होने लगा था, कृषि से लेकर हर चीज में मशीनों का उपयोग होना शुरू हुआ था। तो उस समय महात्मा गांधी ने मशीनों का घोर विरोध किया। उन्होंने, महात्मा गांधी का कहना था, मशीन, चूंकि मशीन आया तो और भी विकास हुआ, हमारे काम में तेजी आई, फिर भी महात्मा गांधी ने इसका क्या किया, विरोध किया। उनका कहना था कि हम मशीन की सहायता से हम अपना काम नहीं करेंगे, अपना उत्पादन नहीं करेंगे, बिना मशीन की सहायता से हम उत्पादन करेंगे जैसे कि पहले से करते आ रहे हैं, मशीन का उपयोग हम अपने उत्पादन के रूप में नहीं करेंगे। अब ऐसा क्यों कहा महात्मा गांधी ने, क्योंकि मशीन क्या करता था कि 5-10 लोगों का काम, 100 लोगों का काम अकेले ही कर देता था, जिसके कारण जो 100 लोग पहले से काम कर रहे थे वो 100 लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो जाते थे। और इस बात को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी ने मशीनों का घोर विरोध किया, क्योंकि वो 100 लोग जो बेरोजगार हो गए, उन 100 लोगों का रोजगार कहाँ से मिलेगा, वो क्या करेंगे, उनका परिवार कैसे चलेगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी मशीन का घोर विरोध किए, क्योंकि मशीन नहीं रहेगा तो ये 100 लोग काम करेंगे, तो इनके जो 100 लोग की मजदूरी बनेगी उनसे इनका परिवार चलेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी मशीन का घोर विरोधी बन गए थे। तो भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एग्जाम में कि महात्मा गांधी उत्पादन में मशीनों का उपयोग के घोर विरोधी थे, क्यों? ठीक बा, हम इसका आंसर कैसे देंगे? तो महात्मा गांधी का मानना था कि मशीन बहुत सारे लोगों को काम अकेले ही कर देती है, जिसके कारण बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं, बहुत से लोग बेरोजगार हो जाते हैं, और इस बेरोजगारी के कारण उनके घर में उनके जितने भी उनके परिवार, उनके बाल बच्चे, उनको दिक्कत होने लगेगा और उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए उन्होंने मशीनों का घोर विरोध किया ताकि उनकी आर्थिक स्थिति जो है बनी रहे। ठीक है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा क्लब ऑफ रोम, ये क्या लिखे हम, तो ध्यान दीजिएगा संसाधन को संरक्षित करने के लिए कुछ मीटिंग्स की गई, कुछ फैसला लिया गया, कुछ समायोजन किया गया, कुछ संरक्षण किया गया। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले क्लब ऑफ रोम, याद रखिए रोम में इसका नाम दिया है क्लब ऑफ रोम, ने 1968 में इसकी वकालत की। ध्यान से समझिएगा, संसाधन को बचाने के बारे में सोचना, संसाधन को संरक्षण करने के बारे में सोचना, सबसे पहले क्लब ऑफ रोम 1968 ईस्वी में शुरू किया, वकालत किया, इसका गठन नाम लिया। ठीक है, फिर 1974 में शमशेर की पुस्तक में गांधी जी के विचार को प्रकाशित किया गया। गांधी जी ने जो संसाधन संरक्षण पर अपनी टिप्पणी दिया था, मशीनों के उत्पादन पर जो टिप्पणी दिया था, इनके विचारों को शमशेर सिंह की पुस्तक में लिखा गया, इसे प्रचारित किया गया। ध्यान देखिए कब, 1974 में। तो ये क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव बनेगा कि गांधी जी के विचार को शमशेर की पुस्तक में कब लिखा गया, तो 1974 में। ठीक है, गांधी जी के विचार को किस पुस्तक के माध्यम से प्रसारित किया गया, तो शमशेर की पुस्तक से। ठीक है, यहाँ पर छोटे छोटे 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग इसे देख लीजिएगा। ठीक है, नीचे हम चलते हैं, नीचे की बात करें, थोड़ा सा हम यहाँ पर नीचे करते हैं, नीचे की यहाँ पर हम बात करते हैं, ध्यान समझिएगा। तो हम यहाँ पर लिखे हैं पर्यावरण संरक्षण हेतु। ठीक है, पर्यावरण के संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा हेतु विश्व शिखर सम्मेलन, ध्यान दीजिएगा, विश्व शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम में 1972 में आयोजित किया गया। पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरणीय संसाधन को बचाने के लिए, उसे संरक्षित करने के लिए विश्व शिखर सम्मेलन किया गया। मतलब क्या, विश्व शिखर सम्मेलन का अर्थ ये हुआ कि पूरे विश्व से, पूरे विश्व में जितने भी देश है वहां से बहुत सारे मुख्य लोग वहां पर आए और एक साथ मिलकर संसाधन को संरक्षण करने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, इसके बारे में उन्होंने सोचा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, इस पर कोई इफेक्ट ना आए, इसलिए हमारे यहाँ के संसाधन बने रहे ताकि हमारे पर्यावरण के अंदर कोई दोष ना हो। इसके लिए विश्व शिखर सम्मेलन
किया गया स्टॉकहोम में, याद रखिएगा, ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ पर? स्टॉकहोम में। बार बार हम बोले, याद रखिएगा, विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में, ठीक है। 1972 में आयोजित किया गया, ठीक है। कब? 1972 में। यानी विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 1972 में आयोजित किया गया विश्व शिखर सम्मेलन 1972। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम आपके कमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। जिसे 5 जून को, ध्यान समझिएगा, 1972 में आयोजित किया गया, जिससे 5 जून को, या 5 जून 1972 पूरा डेट इसका हो जाएगा, तो 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर फैसला लिया गया, बहुत सारा फैसला लिया गया कि पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस पर मीटिंग हुई, बातचीत हुई 5 जून 1972 को, जिसे हर प्रत्येक वर्ष साल के प्रत्येक 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इस पर पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए मीटिंग हुई थी, बातचीत हुई थी, ठीक है। अब आइए हम यहाँ पर एक 5 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछता है इस टॉपिक से, उस टॉपिक के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन की बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। सतत विकास की अवधारणा, ठीक है। इसे आप लोग समझिएगा बिल्कुल अच्छे से। ये क्वेश्चन आपका है, हम इसे डॉट्स में लिखे हैं, लेकिन ये आपका एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 5 नंबर का क्वेश्चन बनाता है कि संसाधन सतत विकास की अवधारणा को समझाएं, ठीक है, या सतत विकास की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बनता है एक यहाँ से, तो एक इसको हम समझेंगे कि सतत विकास की अवधारणा क्या है, ठीक है। ध्यान समझिएगा आप लोग। सतत विकास, संसाधन मनुष्य के जीविका का आधार है। जीविका मतलब जीवन को चलाने वाला, ठीक है। तो संसाधन क्या है? हमारे जीवन को चलाता है। संसाधन की सहायता से हम आगे बढ़ते हैं, संसाधन की सहायता से हर काम करते हैं हमारे लिए। अभी हम आपको पढ़ा रहे थे, ये बोर्ड आपके लिए संसाधन, हमारे लिए संसाधन हो गया, मार्कर भी संसाधन हो गया, हम भी एक संसाधन है, मनुष्य भी क्या है? एक संसाधन ही है। मतलब क्या? वह वस्तु जिसका उपयोग हम करते हैं, जो हमारे लिए उपयोग में आता है, वो सभी वस्तुएं क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है, सिंपल सा। तो जितना भी हम उपयोग करें वो हमारे लिए संसाधन हो जाएगा। अब बिना संसाधन के हम अपनी जीविका नहीं चला सकते, अपना जीवन नहीं चला सकते हैं। यानी हमें अपने जीवन को चलाने के लिए प्रत्येक एक स्टेप पर संसाधन की आवश्यकता होती है, संसाधन की जरूरत होती है। एक इस क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस सतत विकास की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। संसाधन मनुष्य की जीविका का आधार है, संसाधन मनुष्य के जीवन पर आधारित है। यानी बिना संसाधन के हम अपना जीविका नहीं चला सकते हैं, अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों का सतत विकास की अवधारणा अत्यावश्यक है। ध्यान समझिएगा, जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, जीवन को बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें सतत विकास की अवधारणा को बहुत ही अत्यावश्यक, यानी बहुत ही आवश्यक माना गया है, बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए सतत विकास, ठीक है। संसाधन क्या है? प्रकृति प्रदत्त आधार है। संसाधन क्या है? प्रकृति प्रदत्त। कोई भी संसाधन किस आधार पर चलती है? तो प्रकृति के आधार पर चलती है। कोई भी मानव निर्मित हो या प्राकृतिक हो, सभी संसाधन प्रकृति के आधार पर चलते हैं। उस कहीं ना कहीं से प्रकृति कोई ना कोई रूप में प्रकृति से ही जुड़ी होती है, ठीक है। सतत विकास मतलब निरंतर विकास होता है। सतत विकास का अर्थ क्या होता है? निरंतर विकास, ठीक है। तो निरंतर विकास की अवधारणा क्या है? हम संसाधन का उपयोग करके अपने जीवन में दिन प्रतिदिन अपने क्या करते हैं? विकास करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। तो उस प्रक्रिया को हम सतत विकास कहते हैं, ठीक है। इसमें कुछ विश्व मैप ये भी होता है, विश्व का मैप में कौन सा संसाधन कहाँ से निकला, कैसे हुआ, तो ये भी चीज होता है, लेकिन उस चीज को हम यहाँ पर नहीं लिखे क्योंकि उस चीज को हम छोड़ दिए, ठीक है। इस चैप्टर में आपको थोड़ा सा था तो उस चीज को हम यहाँ पर नहीं लेके चले, वो हमारे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी आप उस चीज को देखना चाहते हैं तो पिछले साल का जो हमारा आपको वीडियो का उस लिंक मिल जाएगा आपका डिस्क्रिप्शन में, वहां पर हम डाल देंगे, उस वहां से जाकर आप सेकंड पार्ट में देख सकते हो, उसमें हम उस चीज को अच्छे से समझाएं, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर जरूरत नहीं है, इसलिए हम उसको छोड़ दिए, ठीक है। ध्यान समझिएगा कि सतत विकास समझ गए। सतत विकास क्या होता है? तो निरंतर विकास होता है, निरंतर विकास की अवधारणा होती है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? संसाधन का उपयोग करके हम अपने जीवन में निरंतर बढ़ते चलेंगे, तो वह सतत विकास अवधारणा के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। संसाधन क्या है? प्रकृति प्रदत्त उपहार है। प्रकृति के द्वारा हमें उपहार में जो मिला है वह संसाधन कहलाता है। संसाधन हमें प्रकृति से मिला है, हमें मतलब गॉड गिफ्ट इसे बोल सकते हैं, गॉड गिफ्ट है संसाधन हमारे लिए, जिसका उपयोग हम अपने जीवन को चलाने के लिए अपने जीवन के अंदर करते हैं, ठीक है। इसी कारण मनुष्य के ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया। अब जब संसाधन हमको मिला
तो मनुष्य क्या किया, उनको यह ना पता था कि संसाधन यह खत्म हो जाएंगे, इसका दोहन करेंगे तो यह हमारे लिए नुकसान हो जाएंगे। उसका अनाधुन, कोई लालच में तो कोई कुछ में, कोई कुछ में अंधाधुन उपयोग किया और जिससे इसका दोहन हो गया, हो गया मतलब का इसका हानि हुआ, क्षति पहुंचा, ठीक है, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो गई, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई, ओजोन परत की समस्या उत्पन्न हो गई। आप लोग को ये तो पता ही होगा, ठीक है। क्यों? संसाधन का आवश्यकता से अधिक उपयोग करने से, उसका दोहन करने से ये चीज उत्पन्न हुआ, पर्यावरणीय प्रॉब्लम उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारे सतत विकास का उदाहरण। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन का अर्थ हुआ, जैसे यहाँ पर देखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, ये 3 पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो ये तीनों पृथ्वी सम्मेलन क्या है, इसे हम समझ, पहले समझते हैं पृथ्वी सम्मेलन क्या होता है, ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन का अर्थ यह है कि पृथ्वी सम्मेलन पूरे विश्व से, अलग अलग देशों से, जो विकसित देश है वहां से बहुत सारे लोग, वहाँ के नेता या वहाँ के एक्सपर्ट आते हैं, इसे एक मीटिंग किया जाता है और उसमें शामिल होते हैं। और उसमें क्या बात होती है, तो पूरे विश्व को बचाने के लिए, पूरे विश्व के संसाधन को बचाने के लिए, पूरे विश्व में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो इन चीज़ को बचाने के लिए, इन चीज़ पर चर्चा करने के लिए, इन चीज़ों का फैसला लेने के लिए, सबका मत लेने के लिए पृथ्वी सम्मेलन किया जाता है, ठीक है। तो 3 पृथ्वी सम्मेलन हुआ है अभी तक। तो 3 पृथ्वी सम्मेलन यहाँ पर आपको लिखे हम। 3 पृथ्वी सम्मेलन क्या है, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ध्यान दीजिएगा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन यह कब आयोजन किया गया, तो 3 से 14 जून 1992 में, 3 तारीख को आयोजित किया गया, 14 जून तक चला, कब, 1992 में, याद रखिए। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, डेट याद कर लें आप लोगों को। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 3 जून को शुरू किया गया, 14 जून तक चला 1992 में, ठीक है, 1992 में, ठीक है। स्थान कहां पर किया गया था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था, तो रियो डी जेनेरो, याद रखिएगा, रियो डी जेनेरो ब्राजील में, रियो डी जेनेरो ब्राजील में। याद कर लीजिएगा आप लोग कि आयोजन कब हुआ था, 3 जून से 14 जून तक 1992 में, कहां पर, तो रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो, ठीक है, रियो डी जेनेरो, कहां, ब्राजील, रियो डी जेनेरो ब्राजील, रियो डी जेनेरो ब्राजील में। याद रहेगा नो, बिल्कुल याद कर लेना, सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम क्वेश्चन लेकर आएंगे ना तो उसमें इसको क्वेश्चन बनाकर लेकर आएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो इसका आयोजन 3 से 14 जून 1992 में किया गया था, कहां पर, तो रियो डी जेनेरो ब्राजील में, रियो डी जेनेरो ब्राजील में, जिसमें 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे। 178 देश के, 178 मुल्क के प्रतिनिधि यहाँ पर भाग लिए थे इस सम्मेलन में। 207 मुल्क में से 178 मुल्क ने इस सम्मेलन में भाग लिए थे और 178 मुल्क के प्रतिनिधि देश के संसाधन, विश्व के संसाधन के संरक्षण पर बातचीत किए थे, उसे बचाने का प्रयास किया गया था, ठीक है, समझ में आ गया। यह सम्मेलन क्यों हुआ था, तो यह सम्मेलन का रीजन क्या था कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस माध्यम को, संसाधन के कौन से भाग को, किस चीज को बचाने के लिए चर्चा में लाया गया था, तो ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। अभी ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल मतलब पृथ्वी हो गया, पृथ्वी को खतरे से बचाना है, पृथ्वी को खतरे के ओर देखकर यह प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किया गया था कि पृथ्वी को खतरा से कैसे बचाया जा सकता है, पृथ्वी के ऊपर कौन से खतरा मंडरा रहा है, जैसे कि प्रदूषण हो गया, यह भी एक सबसे बड़ी समस्या है हमारे लिए। तो यह सम्मेलन ग्लोबल वार्मिंग, वन के संरक्षण, पेड़ पौधा को बचाने के लिए, ठीक है, जैव विविधता, जीवों को बचाने के लिए, कार्यक्रम 21 समझा रहे हैं आपको, रियो घोषणा पत्र, समझौता आदि के लिए किया गया था। याद रखिएगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन क्यों किया गया था, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ग्लोबल वार्मिंग, पहला ग्लोबल वार्मिंग, वन का संरक्षण, याद करना है आपको, मेरे साथ अभी याद करना है कि यह सम्मेलन क्यों, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन क्यों हुआ था, तो यह प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ग्लोबल वार्मिंग, वन को बचाने के लिए, वन संरक्षण, जैव विविधता, जीवों को बचाने के लिए, कार्यक्रम 21 के लिए किया गया था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। और कार्यक्रम 21 हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, लिखे ना यहाँ पर, इसका हम चर्चा करेंगे, उससे पहले द्वितीय और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन को हम समझ लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। दूसरा क्या है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन है, दूसरा है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। अब ये द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया 23 जून से 27 जून 1997 में, ठीक है, 5 वर्ष के बाद, ओके।
द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो 23 जून से 27 जून तक चला था। 23 तारीख से 27 तारीख तक चला था। कब? 1997 में 5 दिन सम्मेलन चला था। ठीक है, 4 दिन सम्मेलन चला था। कब? 1997 में। कहां पर? इसका स्थान कहां है? न्यूयॉर्क। पहला जो था वह रियो डी जेनेरो ब्राजील में, और दूसरा पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में किया गया था। कितने? 5 वर्ष के बाद। पहले पृथ्वी सम्मेलन के 5 वर्ष के बाद दूसरा पृथ्वी सम्मेलन किया गया था। कहां पर? न्यूयॉर्क में। ठीक है, ओके। अब इसका क्या काम था? तो ध्यान दीजिएगा, इसे पल्स 5 सम्मेलन भी कहा जाता है, क्योंकि यह 5 वर्ष के बाद किया गया था, इस कारण इसे पल्स 5 सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका भी मुख्य वही कार्य था, ग्लोबल वार्मिंग था, वन का संरक्षण था, जैव विविधता था, प्रदूषण का कम करना। इसी कारण से ये भी सम्मेलन किया गया था, क्योंकि इस सम्मेलन को होने के बाद भी यह निरंतर बढ़ता रहा। बता दिए आपको कि जो संसाधन का दोहन करने वाले लोग हैं वो तो दोहन करेंगे ही, उनके लिए कोई भी नियम बना दिया जाए। जो नियम कानून तोड़ने वाले लोग हैं उनके लिए कोई भी नियम बना दिया जाए, वह नियम को तोड़ेंगे ही। ठीक है, तो उसी तरह इन चीज को ध्यान में रखते हुए फिर से दूसरा पृथ्वी सम्मेलन किया गया। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन में वहाँ के देश के गवर्नमेंट के ऊपर में जोर दिया गया कि आप अपने देश में इसकी व्यवस्था करें, संसाधन को बचाने का प्रयास करें, इस चीज को रोक लगाए। तो इन सब पर चर्चा हुआ द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन में। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन की बात करें तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 26 अगस्त से 4 सितंबर तक 2002 में किया गया था। याद रखिएगा, 26 अगस्त को शुरू हुआ था और 4 सितंबर तक चला था। कब? 2002 में। ठीक है, कितना दिन चला था? तो अगस्त सितंबर, यानी कि आपका 8-9 दिन तक चलाया गया था ये संसाधन आयोजन। कहाँ पर? तो ये जोहान्सबर्ग में चलाया गया था। कहां पर? जोहान्सबर्ग। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो ब्राजील, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क, और तीसरा पृथ्वी सम्मेलन जो है जोहान्सबर्ग। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी है, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकता है कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में, 1992 में डायरेक्ट पूछ देगा। ठीक है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन तो ये 1997 में हुआ था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं। पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। इसमें कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? 178। दूसरे वाला कितना नहीं दिया गया, तो 178 इसमें थे। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में हुआ था। और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जोहान्सबर्ग में हुआ था। और इसमें पर्यावरण पर 150 धारा पर विचार किया गया। 150 धाराएं लगाए गए पर्यावरण के ऊपर में। यदि कोई इस पर्यावरण को क्षति पहुंचाने का काम करता है तो उन पर ये धारा लगेगा, वो धारा लगेगा। 150 धारा बनाया गया। किसमें? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में 150 धारा बनाया गया, और यह धारा लागू किया गया कि यदि कोई व्यक्ति इस नियम को तोड़ता है पर्यावरण से संबंधित तो उस पर यह धारा लगेगा, वो धारा लगेगा। 150 इससे संबंधित धाराएं बनाए गए। तो याद रखिएगा, तीसरे पृथ्वी सम्मेलन में आपको धारा बनाया गया था। ठीक है, अगला चीज हमारा क्या है कि विश्व में लगभग इसमें 2000 प्रतिनिधि भाग लिए थे। पूरे विश्व के कितने थे? पूरे विश्व के लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पूरे विश्व के कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? 2000 प्रतिनिधि भाग लिए थे। किसमें? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में 2000 प्रतिनिधि भाग लिए थे। समझ में आ गया? यार तृतीय पृथ्वी सम्मेलन आपको समझ में आ गया? तो याद कर लीजिएगा, यहाँ पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये 3 पृथ्वी सम्मेलन जो है जो आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में दे सकता है। ठीक है, और हमारा चैप्टर लगभग खत्म हो गया। कार्यक्रम 21 आपको समझा देते हैं। तो कार्यक्रम 21 क्या है? तो ध्यान समझिएगा, कार्यक्रम 21 से घोषणा पत्र है। घोषणा पत्र है मतलब क्या? आदेश पत्र इसे कह सकते हैं। कार्यक्रम 21 क्या है? तो एक आदेश पत्र है। और ध्यान दीजिएगा, पत्र मतलब इतना बड़ा पत्र है कि जिसमें 800 पृष्ठ है। आप सुने होंगे पत्र क्या होता है? एक पेज, 2 पेज में हम लेटर लिखते हैं ना, तो ये भी लेटर है। कार्यक्रम 21 क्या है? लेटर है। लेकिन इसमें कितने पृष्ठ है? 800 पृष्ठ है। मतलब समझिए कि ये लेटर नहीं, कोई एक बड़ी सी मोटी सी पुस्तक ही है, समझिए। तो इसमें जिसको लेटर नाम दिया गया, घोषणा पत्र नाम दिया गया, मतलब इसमें क्या किया गया कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में जितने भी नियम कानून, नए नए नियम कानून बनाए गए, उसे लिख कर उसे सभी जितने भी देश है सबको लागू करने के लिए बोला गया। तो जैसे पत्र हम लिख कर किसी को बोलते हैं कि ये काम करना है, वह काम करना है, पत्र लिखते हैं, तो उसी तरह ये भी एक पत्र लिखा गया, सभी देश को दिया गया ताकि वह इसके हिसाब से
चले, ये सारे नियम वहां पर पारित करे लगाए, जिसे हम कार्यक्रम 21 नाम दिए, जिसे क्या नाम दिया गया, घोषणा पत्र नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, घोषणा पत्र, यानी आदेश पत्र भी इसको बोल सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि कार्यक्रम 21 से आप क्या समझते हैं। तो कहेंगे कि कार्यक्रम 21 एक घोषणा पत्र है जिसमें लगभग 800 पृष्ठ है, और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में यह घोषणा पत्र दिया गया था। किसको, तो यह घोषणा पत्र दिया गया था सभी देशों को कार्य करने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर समझ में आ गया। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कार्यक्रम में समझ में आ गया, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन समझ में आ गया, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन समझ में आ गया, यानी जितना भी चीज था इसमें सारे चीज हम यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, छोटा छोटा कुछ थोड़ा सा टॉपिक बचा होगा तो हम लाएंगे, इसके लिए क्वेश्चन आपको बताया ना, इसके लिए हम क्वेश्चन लेकर आएंगे, और इस पर लेकर नहीं आएंगे, हम पीडीएफ फाइल से लेकर आएंगे और सिस्टम के माध्यम से। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा इसमें जो छोटा छोटा चीज़ है उसको भी वहाँ पर हम क्लियर कर देंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। और इसके अलावा इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी हम आपको लाइव ही रिवीजन करा देंगे, ताकि आप लोग का भी कोई दिक्कत तो यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। साथ साथ हम चलेंगे, वहाँ पर आप आंसर भी बताइएगा, क्योंकि इतना समझ लिए हैं 2 क्लास ज्वाइन करने के बाद में, मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन बने तो आपको नहीं आए। ठीक है, तो इसलिए मैं लाइव क्लास में ही आऊँगा और क्वेश्चन लेकर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँगा। वहाँ पर आपको आंसर देना है मेरे से पहले ही, उसके बाद उसका मैं आंसर बताऊँगा। ठीक है, तो बहुत जल्द उसके लिए मैं लेकर आऊँगा। और आज बिना बताए हम लाइव आए थे, क्योंकि हम यहाँ पर बताए नहीं कि हम लाइव आने वाले हैं। 4 बजे लाइव आने वाले थे, कल 7 बजे लाइव आने वाले थे, नहीं आ पाए, 4 बजे भी नहीं आ पाए, और 6 बजे आए। तो जो भी बच्चा का क्लास छूटा होगा वो इसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग इसको देख लीजिएगा, देखकर ज्वाइन करके सारे चीज को क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से संबंधित है। और 10th के जितने भी बच्चे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि आप लोग कोई भी क्लास मिस मत करिए, क्योंकि यहाँ पर हम हिस्ट्री का भी चैप्टर खत्म करेंगे। सारे चीज़ यहाँ पर पूरे हिस्ट्री का जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पे आपको क्लियर कराऊंगा। एक वीडियो में एक चैप्टर, या 2 घंटा 3 घंटा जितना भी हो सके मैं चाहूँगा कि एक वीडियो या 2 वीडियो में एक चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है, तो आप लोग इसे छोड़िए नहीं, मेरे साथ बने रहिए। और 8 क्लास के भी बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके भी जो चैप्टर है, और 12th के भी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह जनरल नॉलेज के लिए सभी बच्चों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और सारे चीज़ की चर्चा हम यहाँ पर किए हैं, तो यहाँ पर हम जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे तो मैं आपको वहाँ पर याद दिलाता चलूँगा। ठीक है, धन्यवाद।